हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पाथ। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में आधुनिक भारत का इतिहास कर रहे हैं और इस सीरीज की आज क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम 2 चैप्टर करेंगे। पहला चैप्टर है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल और दूसरा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पूरी क्लास देखने के बाद अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। नोट्स। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व 1895 से 96 ईस्वी का प्रथम इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली जैसी औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया, किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में ज़ारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। जापान की विजय ने यूरोपीय विजेता के मिथक को तोड़ा। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। वहीं गरम दल के नेताओं की मुख्य मांगें स्वराज थी और उनकी प्रमुख पद्धतियां स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनुकूल प्रविघटन पैसिव रेजिस्टेंस, जिसे निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहा जाता है, जैसी पद्धतियां थीं। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे तथा जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं आदर्शों से प्रभावित होकर गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। गोखले ने 1889 ईस्वी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बंबई अधिवेशन में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और दिनसा बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग, आधिकारिक नाम रॉयल कमीशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। यह आयोग भारत के सैन्य एवं असैनिक व्यय तथा भारत और ब्रिटेन के बीच व्यवहार के बंटवारे के लिए नियुक्त किया गया। वर्ष 1899 ईस्वी में गोखले बॉम्बे विधान परिषद के लिए तथा कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए चुने गए। वर्ष 1906 के आसपास भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का उभार स्पष्ट हुआ तथा देश में गुप्त क्रांतिकारी संगठन, जो 1890 के दशक से सक्रिय होने लगे थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां वर्ष 1906 के बाद अधिक तीव्र हुईं। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था,
वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के राष्ट्रवादी नेता थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भाषण संग्रह में से मेजनी उनके भाषण पढ़कर उनसे बहुत प्रभावित हुए तथा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना, और आगे चलकर उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन में अरविंद घोष प्रमुख नेताओं में से एक थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल थे। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए ये कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन तथा 1000 रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा देकर मांडले जेल वर्तमान म्यांमार भेज दिया गया था। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया तथा पारंपरिक गणपति पर्व को सार्वजनिक रूप से देकर उसमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवादी चेतना का तत्व जोड़ा। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत लिखा था। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? पहला है 1896 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, सही है। दूसरा, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, ये भी सही है। तीसरा, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, ये भी सही। चौथा, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सही है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व 1895-96 ईस्वी का प्रथम इटली अबिसीनिया युद्ध, जिसमें इटली जैसी औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जार शाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजेय हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी संबंधी निम्न कथनों को पढ़िए। पहला कथन, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था, ये सही है। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी, दूसरा भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी में आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया गया। उदारवादी नेताओं ने संवैधानिक सुधारों, राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि और आधुनिक शिक्षा का समर्थन किया। वे अंग्रेजी शिक्षा, आर्थिक सुधारों और सामाजिक प्रगति के माध्यम से भारत को आधुनिक बनाना चाहते थे, जो यूरोपीय उन्नति से प्रेरित था। उदारवादी नेताओं में विशेषकर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की आलोचना अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से किया तथा भूमि राजस्व, कर सुधारों, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजवामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? राइट आंसर ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्याप्त था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, शहरी क्षेत्रों से। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में रखी थी। हालांकि इससे पूर्व ही दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग अपने पत्र पत्रिकाओं पत्राचार के माध्यम से की थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और शर्त दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 10, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। वर्ष 1906 के आसपास भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का उभार स्पष्ट हुआ तथा देश में गुप्त क्रांतिकारी संगठन जो 1890 के दशक में सक्रिय होने लगे थे, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां वर्ष 1906 के बाद अधिक तीव्र हुई।
उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा है कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। क्वेश्चन नंबर 11, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। राइट आंसर ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। कांग्रेस नेतृत्व की आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने स्वराज प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए, बीसी पाल ने। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बिपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसकी लंदन स्थित ब्रिटिश कमेटी को याचना संस्थाएं बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 14, बिपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, वे ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे, ये सही है। दूसरा, न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही है। बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे। वे समाज सुधारक और राष्ट्रवादी थे। उनका उल्लेख अक्सर लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रपंथी राजनेताओं के साथ किया जाता है। इन्होंने वर्ष 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रवाद और तर्कवाद की घोषणा की। अतः स्पष्ट है कि दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। राइट आंसर ऑप्शन है 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन है अरविंद घोष। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गर्म पक्ष के नेता थे। वे गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है तथा कांग्रेस की अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मडिकतल्ला उद्यान, अन्य नाम मुरारी पुकुर बागान बारी में छापा मारकर 14 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और अरविंद घोष को कलकत्ता में ग्रे स्ट्रीट में स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे में अरविंद घोष पर लगभग 1 साल तक मुकदमा चला, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे राजनीतिक क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पौंडीचेरी, अब पुडुचेरी चले गए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? राइट आंसर ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 18,
राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 19, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैजनी को। लाला लाजपत राय ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के भाषण संग्रह में से मेजनी पर लिखे उनके भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने मेजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। क्वेश्चन नंबर 22, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्होंने मांडले, वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें वापस लौटने की अनुमति दे दी गई। लाला लाजपत राय ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की तथा वहां कुछ समय के लिए प्रवास भी किया। राजनीति के साथ साथ वे ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैजनी और गैरीबाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? राइट आंसर ऑप्शन है, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? राइट आंसर ऑप्शन है, अरविंद घोष। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल से आदि थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए। यद्यपि मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, वैलेंटाइन सिरोल ने। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी सिरोल ने। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 30, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था? संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये कहा था मैक्स मूलर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1897 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात
प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत करते हुए ये कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। क्वेश्चन नंबर 31, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब। इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक पर पुणे के तत्कालीन प्लेग कमिश्नर डब्ल्यू.सी. रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या के उपरांत राजद्रोह के मामले में मुकदमा चलाया गया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य जनता द्वारा सम्मानित की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक को। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा 1000 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाकर उन्हें मांडले जेल म्यांमार भेज दिया गया था। नोट, बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर कुल 3 आरोपों में सजा सुनाई गई। पहला आरोप राजद्रोह धारा 124A का था, जो उनके द्वारा 12 मई 1908 को प्रकाशित उनके लेख से संबंधित था। दूसरा आरोप भी राजद्रोह धारा 124A का था, जो 9 जून 1908 को प्रकाशित लेख से जुड़ा था। तीसरा आरोप उसी 9 जून 1908 के लेख से था, जिसमें उन्हें धारा 153A के तहत आरोपी बनाया गया था। इन आरोपों के आधार पर न्यायाधीश द्वारा उन्हें प्रथम 2 आरोपों में 3-3 वर्ष, कुल 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा तीसरे आरोप में उन पर कुल 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस प्रकार वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कुल 6 वर्ष के निर्वासन की सजा तथा 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 33, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 36, कथन ए है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, तो कथन गलत हो गया। कारण आर, उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। कारण सही है। राइट आंसर का ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। प्रश्नगत कथन और कारण में ए गलत है किंतु आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गोहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया तथा पारंपरिक गणपत पर्व को सार्वजनिक रूप देकर उसमें राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवादी चेतना का तत्व जोड़ा। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। नोट, बाल गंगाधर तिलक ने गणपत उत्सव का प्रारंभ नहीं किया था, बल्कि पूर्व से प्रचलित गणपत उत्सव को सार्वजनिक और विशाल महोत्सव में बदलकर उसे राष्ट्रवादी चेतना से जोड़ने का कार्य किया।
क्वेश्चन नंबर 37। महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपत उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया। राइट आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शौकत अली। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हजरत मोहानी ने उस समय शोक गीत लिखा था। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नोट्स देख लेते हैं। बी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा तेलंगाना, हैदराबाद और ग्वालियर, मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गईं। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। इस नव स्थापित संघ का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 17 अप्रैल 1926 को रखा गया। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। सेडिसन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पुणे के चित्पावन ब्राह्मण दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर ने शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक संस्था का, जिसे हिंदू धर्म संरक्षणी सभा, कुछ स्रोतों में इसका नाम चापेकर क्लब तथा व्यायाम मंडल भी मिलता है, की स्थापना की। टी.आर. देवगिरकर अपनी पुस्तक गोपाल कृष्ण गोखले में लिखते हैं कि चापेकर बंधुओं द्वारा 22 जून 1897 को प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट आयरस्ट पर बंदूक द्वारा हमला किया गया, जब वे महारानी विक्टोरिया के शासन के डायमंड जुबली पर गवर्नमेंट हाउस में दिए गए रात्रि भोज से लौट रहे थे। इस हमले में एयरस्ट की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रैंड की मृत्यु घायलावस्था में 11 दिन बाद हुई थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कठोर कारावास की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक की अखिल भारतीय लोकप्रियता में बहुत वृद्धि हुई और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के कलेक्टर जैक्सन को करबे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से कन्हेरे, कृष्णजी गोपाल करबे और विनायक नारायण देशपांडे को मृत्यु दंड की सजा दी गई। बी.डी. सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र नाम से मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या के इरादे से जिस गाड़ी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका, उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री सवार थीं। दुर्भाग्यवश इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 की शुरुआत में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंदर घोष सहित 39 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। 39 अभियुक्तों में से एक सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या
कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस ने मुकदमा प्रारंभ होने से पूर्व ही कर दी थी। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस को इस कृत्य के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई थी। इस मामले में बचे 36 अभियुक्तों में से 19 लोगों को सजा हुई तथा अरविंद घोष सहित 17 लोगों को बरी कर दिया गया। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा जोगेश चंद्र चटर्जी। चंद्रशेखर आजाद भी इस संगठन से जुड़े थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को ईस्ट इंडिया रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड या वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उन्हें कभी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में घेर लिया गया। अंतिम समय तक भारत मां के इस वीर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। अशफाकुल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी 19 दिसंबर 1927 को एक दिन पहले 18 दिसंबर 1927 जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। वर्ष 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह तथा राजगुरु द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस कार्रवाई में चंद्रशेखर आजाद ने दोनों को कवर देने का कार्य किया था। सैंडर्स की हत्या इस संगठन HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के कुल 24 क्रांतिकारियों को आरोपी बनाया गया था। भगत सिंह और उनके अन्य साथियों पर चलाया गया यह मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर में स्थित हुसैनी बाला में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। बाद में भगत सिंह ने इसे व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया। चटगांव शस्त्रागार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी (IRA) की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ बल, प्रीतिलता बाद्देदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल, हरि गोपाल बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन द्वारा चटगांव को स्वतंत्र घोषित किया गया और यहां अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की गई। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 से अधिक सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए।
16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 14 दिसंबर 1931 को बंगाल की दो स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी CGB स्टीवेंस को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन दोनों एक क्रांतिकारी के अनिवार्य गुण हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी, BD सावरकर ने। अभिनव भारत सोसाइटी स्थापना वर्ष 1904, स्थान नासिक महाराष्ट्र, संस्थापक BD सावरकर। BD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 4, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी BD सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि वर्ष 1905 में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 6, BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिनव भारत। क्वेश्चन नंबर 7, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी BD सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर ने। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने के उपरांत विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की एक शाखा स्थापित की तथा अभिनव भारत सोसाइटी के प्रारूप के तौर पर वर्ष 1906 में फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, ताकि लंदन में भारत के विभिन्न भागों से आए युवाओं को संगठित शक्ति के रूप में एक साथ लाया जा सके। फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े युवाओं का गौर से निरीक्षण किया जाता था तथा उसके उपरांत ही उन्हें अभिनव भारत के केंद्रीय समूह में स्थान मिलता था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन BD सावरकर के बारे में सही है? पहला कथन, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, ये सही है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, चौथा भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4, चारों कथन सही है। BD सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की शुरुआत की। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी का मराठी भाषा में अनुवाद कार्य पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत SS मोरिया नामक जहाज से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज मार्सेले
बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह शौचालय के पोर्ट होल छोटी खिड़की से निकलकर समुद्र में कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। नोट: बीटी सावरकर ने मेजनी की जीवनी नहीं लिखी थी, बल्कि उन्होंने उसका मराठी भाषा में अनुवाद किया था तथा वह फ्रांस के मार्सेले बंदरगाह से चलते हुए जहाज से नहीं, बल्कि वहां खड़े जहाज एस मोरिया से कूदे थे। क्वेश्चन नंबर 10, हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1925। 27 सितंबर 1925 को केशव बलराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए जतींद्र नाथ मुखर्जी ने। जतींद्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति जैसी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की? राइट आंसर ऑप्शन है पी मित्र। यहाँ पर अनुशीलन समिति का चार्ट है। नागपुर 1902 स्थापना की थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। ढाका अक्टूबर 1906 यहाँ पर नेतृत्व किया था पुलिन बिहारी देश ने। इनके समय में ये सर्वाधिक संगठित रहा। कलकत्ता मार्च 1902 शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार यहाँ पर सतीश चंद्र बसु ने इसे आगे बढ़ाया था। कलकत्ता में 1902 में ही सुमित सरकार के अनुसार प्रेमनाथ मित्र इसमें अध्यक्ष थे। जतींद्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन कहते हैं, और बारिंदर कुमार घोष इनके सदस्य थे। नोट: वर्ष 1902-1903 में सरला देवी घोषाल का अखाड़ा। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। बारिंदर नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। हेमचंद्र कानून को कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 13, बारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो थी अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 14, बारिंदर घोष किससे संबंधित थे? राइट आंसर ऑप्शन है अनुशीलन समिति से। क्वेश्चन नंबर 15, अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। राइट आंसर ऑप्शन डी। बारिंदर नाथ घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। क्वेश्चन नंबर 16, बारिंदर नाथ घोष निम्नलिखित में किससे जुड़े हुए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुशीलन समिति से। क्वेश्चन नंबर 17, पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सजा मिली। उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने? राइट आंसर ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? आंसर होगा ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। राइट आंसर ऑप्शन सी पूर्वी बंगाल में। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती ढाका अनुशीलन समिति से संबंधित मानी जाती है। पुलिन बिहारी दास को इसका आयोजक संभावित सूत्रधार माना जाता है, किंतु उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस डकैती का नेतृत्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 21, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है 1908।
30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या के इरादे से जिस गाड़ी को किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका, उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री सवार थी। दुर्भाग्यवश इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 22। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 23। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? आंसर है ऑप्शन सी, प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? राइट आंसर ऑप्शन ए, चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंदर घोष सहित 39 लोगों को अवैध हथियार, गोला बारूद आदि रखने के आरोप में अभियुक्त बनाया गया था। 39 अभियुक्तों में से एक सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस ने मुकदमा प्रारंभ होने से ही पूर्व कर दी थी। कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र नाथ बोस को इस कृत्य के लिए मृत्युदंड की सजा दी गई थी। इस मामले में बचे 36 अभियुक्तों में से 19 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष सहित 17 लोगों को रिहा कर दिया गया था। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये हुई थी 1924 में कानपुर में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी। नोट: HRA के संस्थापक सदस्य के रूप में कुछ अकादमिक पुस्तकों में चंद्रशेखर आजाद का नाम मिलता है, किंतु उपलब्ध प्रमाणों, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा प्रामाणिक पुस्तकों में चंद्रशेखर आजाद का नाम संस्थापक सदस्य के तौर पर नहीं मिलता है। संभवतः वह इस संगठन से इसकी स्थापना होने के उपरांत जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 26। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी, कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का सदस्य नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी, शिव वर्मा। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई। क्वेश्चन नंबर 28। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी 19 दिसंबर 1927 से एक दिन पहले 18 दिसंबर 1927 जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने स्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था: मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र याद रहे और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। राइट आंसर ऑप्शन ए, बिस्मिल। उपर्युक्त गजल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद साहब मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिगहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में छपी थी। क्वेश्चन नंबर 30।
प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? आंसर है ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल को। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि लोगों ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को ईस्ट इंडिया रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान नाम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 43 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये ऐसे सदस्य थे जो एचआरए से जुड़ने के बाद कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं मनमथ गुप्ता भी शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 32, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 1925 में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? आंसर है ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। क्वेश्चन नंबर 35, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन बी सूरसेन। सूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। दिए गए विकल्पों में अन्य सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? ये थे जगत नारायण मुल्ला। वर्ष 1925 में काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरणनाथ मिश्र आदि को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? राइट आंसर ऑप्शन डी M.A. अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अहमद राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, एम सिंगार बेलू चेट्टियार, SD हसन, MRS वेलायुधन, डॉक्टर मणिलाल संपूर्णानंद और सत्य भक्त मुख्य आरोपी थे। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी बाजिद अली शाह ने। उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब बाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का पुनर्गठन कर उसका नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन
HSRE कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के दो सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। क्वेश्चन नंबर 42। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। राइट आंसर ऑप्शन सी, बटुकेश्वर दत्त के साथ। क्वेश्चन नंबर 43। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी और ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 44। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसने बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो आंसर होगा 1 भगत सिंह और 4 बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 46। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी, भगत सिंह। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। नोट: सुरक्षा कारणों से चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुए HSRA की बैठक से अनुपस्थित थे। हालांकि इस बैठक में चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में भी उन्हें HSRA का कमांडर इन चीफ चुना गया। क्वेश्चन नंबर 47। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1924 में कानपुर और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये हुई थी 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। क्वेश्चन नंबर 48। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 49। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई भी संस्था इतिहास में नहीं रही। श्री कृष्ण सरल की पुस्तक इंडियन रिवॉल्यूशनरीज 1757 से 1961 वॉल्यूम 3 में भगत सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि द्वारा वर्ष 1928 में गठित संस्था का नाम हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ बताया गया, परंतु तत्कालीन दस्तावेजों तथा इतिहास की प्रमाणिक पुस्तकों में इस संस्था का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA दिया गया है। अतः आयोग द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में एक त्रुटि संस्था के नाम की है तथा दूसरी यह कि विकल्पगत संस्थापक सदस्यों के नामों पर विचार करें तो यतीन्द्रनाथ मुखर्जी वर्ष 1915 में शहीद हो गए थे। गोपेन चक्रवर्ती और धरड़ी गोस्वामी कलकत्ता अनुशीलन समिति के सदस्य थे, साम्यवादी आंदोलन से जुड़े थे तथा मेरठ षड्यंत्र में अभियुक्त थे, परंतु ये दोनों HSRA के सदस्य नहीं थे। विमल चंद्र बनर्जी उदारवादी नेता तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। HSRA के एवं संस्थापक सदस्यों की दृष्टि से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प भी माना है। क्वेश्चन नंबर 50। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? राइट आंसर ऑप्शन सी, मुठभेड़ में गोलियों से।
भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आजाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के ऐसे सदस्य थे जो एचआरए से जुड़ने के बाद कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क सहित चंद्रशेखर आजाद पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत मां के इस वीर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राणोत्सर्ग कर लिया। क्वेश्चन नंबर 51, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? राइट आंसर ऑप्शन सी, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरदार भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 53, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह से। क्वेश्चन नंबर 54, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आंसर ऑप्शन बी, 21 साल से थोड़ा ज्यादा। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज्यादा थी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 55, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 24 क्रांतिकारियों को आरोपी बनाया गया। भगत सिंह और उनके अन्य सहयोगियों पर चलाया गया मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए, फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। बाकी सुखदेव, राजगुरु और सरदार सिंह को फांसी दी गई थी और ये फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्यूलर जेल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर 58, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन नंबर 59, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। वो 2 साथी कौन थे? तो एक थे राजगुरु और सुखदेव। क्वेश्चन नंबर 60, लाहौर षड्यंत्र मामले की पढ़त किसकी फांसी में हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी काकोरी केस में, तो ये तो आंसर नहीं होंगे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो ये तीनों आंसर हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3, 4, 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। आंसर होगा ऑप्शन सी, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें कावेरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 ईस्वी में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा
मुगल शहजादे मिर्जा अजुजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 62। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। पहला है लाहौर मुकदमा, ये संबंधित है 1916 से। काकोरी मुकदमा ये 1925 में हुआ था। मेरठ मुकदमा ये हुआ 1929 में। और कानपुर मुकदमा ये 1924 में। तो सबसे पहला लाहौर मुकदमा, उसके बाद आएगा कानपुर मुकदमा, उसके बाद काकोरी, और सबसे लास्ट में आएगा मेरठ। तो आंसर हुआ 1 4 2 3। राइट आंसर ऑप्शन सी 1 4 2 3। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र तथा द्वितीय षड्यंत्र में निर्णय का वर्ष क्रमशः 1916 तथा 1930 है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का, काकोरी षड्यंत्र वर्ष 1925 का तथा मेरठ षड्यंत्र मामला वर्ष 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, ये 1910 से संबंधित है, सही है। दूसरा विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, ये 1914 में हुआ था, ये भी सही। तीसरा लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, ये दो हुए थे, पहला हुआ 1916 में और दूसरा हुआ 1930 में, ये भी सही है। डी है काकोरी षड्यंत्र प्रकरण, ये गलत है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये हुआ था 1925 में, तो डी हो गया गलत। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे लगभग 8,000 रुपए काकोरी शहीद स्मारक के अनुसार की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, मन्मथनाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय का वर्ष क्रमशः 1916 एवं 1930 है, अतः सी सही सुमेलित है। इसी प्रकार विकल्प ए एवं बी भी सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित है अमीर चंद्र, ये सही है। ऑप्शन बी काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित अशफाक उल्लाह है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित जतिन दास है, ये भी सही है। ऑप्शन डी नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस संबंधित है, तो ये गलत हो गया। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए, अतः विकल्प डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं राजगुरु। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित हैं मास्टर अमीर चंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं अरविंद घोष। आंसर है 3 4 1 2। राइट आंसर ऑप्शन सी 3 4 1 2। हावड़ा षड्यंत्र केस जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद या अमीर चंद, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 66। मुजफ्फर अहमद या से डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया। वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों को 4-4 साल कैद की सजा हुई। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धाबा चटगांव आर्मरी रेड आयोजित किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी सूर्यसेन ने।
चटगांव शस्त्रागार धाबी को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूरसेन ने आयोजित किया था। सूरसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी (IRA) की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता बाद्देदार या बादेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरावल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूरसेन ने चटगांव को स्वतंत्र घोषित किया और यहाँ एक अस्थायी क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की। सूरसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 से अधिक सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूरसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 68, चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 69, चटगांव सत्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए, सूरसेन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 71, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? खुदीराम बोस। राइट आंसर ऑप्शन सी। पहले सुखदेव, जन्म 15 मई 1960, फांसी 23 मार्च 1931 को, फांसी दिए जाने के समय आयु 23 वर्ष 10 माह 8 दिन थी। उसके बाद अशफाकुल्ला खां, जन्म 22 अक्टूबर 1900, फांसी 19 दिसंबर 1927, फांसी के समय आयु 27 वर्ष 1 माह 27 दिन। खुदीराम बोस, जन्म 3 दिसंबर 1889, फांसी 11 अगस्त 1908, फांसी के समय आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। हेमू कालड़ी, जन्म 23 मार्च 1923, फांसी 21 जनवरी 1943, फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 माह 29 दिन। अतः प्रश्नगत विकल्पों में स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद खुदीराम बोस थे, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी BD सावरकर ने। 4, अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। गदर पार्टी, ये लाला हरदयाल हो गए। स्वराज पार्टी की स्थापना की CR दास ने। आंसर होगा 4, 1, 2, 3। राइट आंसर ऑप्शन डी, 4, 1, 2, 3। सही सुमेलन इस प्रकार है: अभिनव भारत समाज BD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। क्वेश्चन नंबर 73, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन, सूची 2 में संस्थापक। अभिनव भारत की स्थापना BD सावरकर ने की और मित्र मेला की स्थापना BD सावरकर ने की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना SN ने की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना SN सान्याल ने की। आंसर होगा 1, 2, 4, 3। अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों संस्थाओं की स्थापना की थी BD सावरकर ने, तो यहाँ पर 1, 2 के बजाय आप 2, 1 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। अभिनव भारत BD सावरकर, मित्र मेला BD सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SN, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल। क्वेश्चन नंबर 74, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। चटगांव शस्त्रागार हमला, ये इससे संबंधित है सूरसेन। काकोरी षड्यंत्र, ये रामप्रसाद बिस्मिल हो गए। लाहौर षड्यंत्र, ये हो गए जतिन दास। और गदर पार्टी लाला हरदयाल। आंसर होगा 3, 4, 2, 1। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1। सही सुमेलन इस प्रकार है: चटगांव शस्त्रागार हमला सूरसेन 18 अप्रैल 1930, काकोरी षड्यंत्र रामप्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार
जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल वर्ष 1913 में स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 75। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र केस में। क्वेश्चन नंबर 76। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह था? राइट आंसर ऑप्शन सी, जतिन दास। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। जतिन दास भूख हड़ताल, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी दी गई थी, कल्पना दत्त को आजीवन कारावास मिला था। आंसर है 2, 3, 4, 1। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। जतिन दास को भूख हड़ताल से मृत्यु हुई, चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ के दौरान भगत सिंह को फांसी दी गई, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। चटगांव आर्मी रेड से संबंधित हैं कल्पना दत्त। अभिनव भारत ये हो गया विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति ये हो गया अरविंद घोष। और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। 2। आंसर है 1, 3, 4, 2। राइट आंसर ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। सही सुमेलन इस प्रकार है। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त सूरसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। कूका आंदोलन से संबंधित हैं गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 79। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी, गोविंद बल्लभ पंत। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति काकोरी केस डिफेंस कमेटी का गठन किया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को सही उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 80। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संघ है, सूची 2 संस्थापक। रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की थी सूरसेन ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित रामप्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना से संबंधित है चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी भगत सिंह ने। आंसर हो गया 5, 1, 2, 4। राइट आंसर ऑप्शन डी, 5, 1, 2, 4। सही सुमेलन इस प्रकार है। रिवोल्ट ग्रुप सूरसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय सूरसेन मास्टर दा को है। रामप्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ एचआरए के संस्थापक सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ एचआरए के सदस्य चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंबिका चक्रवर्ती। वर्ष 1926 में लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी।
इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 82, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। पहले अभिनव भारत, ये सही है। दूसरी अनुशीलन समिति, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 और 2 ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी 1 एवं 2 सही है। अभिनव भारत समाज तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में की थी। क्वेश्चन नंबर 83, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन डी अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने समाचार पत्र वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये सही है। दूसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में थे। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 43 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज में तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद अयोध्या में फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 86, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आंसर होगा ऑप्शन सी गोरखपुर में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी गोपीनाथ साहा ने। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? आंसर होगा ऑप्शन सी बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। क्वेश्चन नंबर 90, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह ने। भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 91, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर हो गया ऑप्शन सी। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपत महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRE) की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी आदि लोगों ने की थी। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई।